बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो जो 9th उस्मान वाले थे उनका भी चैप्टर चल रहा था सेल साइकिल वाला, ठीक है ना। लेकिन सेकंड क्लास का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका था। तो अब ये मैं लेक्चर जो है वो छोटे चैप्टर से यानी एंजाइम चैप्टर से शुरू कर रहा हूं। तो जो लेक्चर्स रह गए हैं 9th उस्मान वालों के, तो वो लास्ट जब जो लेक्चर्स होंगे तो उसमें जो 5वां चैप्टर आपका रह गया था सेल साइकिल वाला वो कंप्लीट करवाऊंगा। फिलहाल मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं वो एंजाइम वाला कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड जो क्लास है आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो लास्ट में वो जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो आपको लेक्चर लास्ट करा देंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स होते क्या है? अब जो एंजाइम्स हैं इनको हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, बायोकैटालिस्ट। अब ये बात नहीं रखना कि हम इसको पहले डिफाइन करता हूं फिर उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स atoms, ions, which catalyzes or speed up chemical reaction only but not utilize themselves in reaction. ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, कोई भी आप इसे नेम दे सकते हो, कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट होने में मदद करते हैं और खुद उसके अंदर यूज नहीं होते, यूटिलाइज नहीं हो पाते, इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि जैसे आपने डाले हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनकी मिकदार में किसी किस्म की कमी नहीं आती। ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, या उसे हम क्या बोलते हैं? बायोकैटालिस्ट, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर में हम कैटालिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और बायोलॉजी के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एंजाइम या बायोकैटालिस्ट। अब फर्क क्या है एंजाइम और बायोकैटालिस्ट, या एंजाइम में डिफरेंस क्या है? अब हमेशा ये ध्यान रखना, जो एंजाइम या बायोकैटालिस्ट होते हैं ये हमेशा होते हैं ऑर्गेनिक। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, एक फर्क ये है। और जो कैटालिस्ट होते हैं, जस्ट कैटालिस्ट, वो हमारे पास अमूमन होते हैं इनऑर्गेनिक। लाइक एग्जांपल आप केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, उसमें कोई आयरन इस्तेमाल हो रहा है, किसी में एल्युमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, किसी के अंदर कॉपर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, etc, ठीक है ना। तो ये आप लोग के जो कैटालिस्ट होते हैं, सिंपल कैटालिस्ट जो होते हैं, वो आप लोग के इनऑर्गेनिक होते हैं। मींस वो कोई आयन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है। लेकिन एंजाइम या बायोकैटालिस्ट हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपका डाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं। जैसे मैंने पहले भी क्लास में बताया होगा कि इसका आगाज कहां से हो जाता है? आपकी ओरल कैविटी से। अब ओरल कैविटी के अंदर तुम्हारा पाया जाता है स्लाइवा। अब स्लाइवा में हमारे पास एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज। अब वैसे आप जो है स्लाइवा के अंदर शुगर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि स्लाइवा जो होता है वो आपकी शुगर को डाइजेस्ट करता है। लेकिन ये बात नहीं में रखना कि स्लाइवा के अंदर जो शुगर की डाइजेशन होती है सेमी होती है। क्या होती है? सेमी डाइजेशन, ठीक है। अगर सिंपल आपका जैसे ये बात ध्यान में रखना, आपने कांसेप्ट क्लियर करना कि मैंने बताया है कि स्लाइवा जो है वो शुगर की सेमी डाइजेशन करता है। अगर सिंपल
डालोगे तो शुगर उसमें डाइजेस्ट नहीं होगी, उसमें हल नहीं होगी। आखिरकार उसकी सेमी डाइजेशन के अंदर कौन काम कर रहा है? तो कुदरत ने वहां पर तुम्हारे क्या उसमें पैदा किया हुआ है? इमाइलेज एंजाइम। ये अगर सिंपल थूक है और उसमें ये वाला एंजाइम नहीं है, बायोकैटालिस्ट नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी शुगर जो है वो थूक के अंदर, जैसे आप मुंह में जरा भी चीज डाल दो उसको चबाओगे ना तो थोड़ी देर के बाद देखोगे वो खुद ब खुद जो है टूटना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से होती है इमाइलेज एंजाइम जो थूक में पाया जाता है। ठीक है, अगर सिंपल वो साइवा है, वो थूक है आप लोगों का, तो कभी भी शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, कभी घुलेगी नहीं थूक के अंदर। लेकिन थूक में घुलने की वजह क्या है? इमाइलेज एंजाइम है जो उसकी क्या करती है, वहां पर सेल डाइजेशन करती है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रख लो कि जो एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बायोकैटालिस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो हमेशा तुम्हारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि इनको रिलीज करने के लिए कुदरत ने तुम्हारे जिस्म के अंदर क्या बनाए? ग्लैंड्स बनाए हैं। आप हार्मोन्स कह लो, एंजाइम्स कह लो, बायोकैटालिस्ट कह लो, ये सब के सब आप लोगों की होती हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन हमेशा क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, आप हार्मोन्स को एंजाइम्स, एंजाइम को बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट को एंजाइम, एंजाइम को हार्मोन कह सकते हो, बिकॉज ये सब के सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। अब ये जो प्रोटीन्स है हमारे पास, ये शायद मैंने क्लास में पहले बात बताई होगी कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से ये बनती हैं वो हमारे पास होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके मिलने से हमारे पास क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं उसके आगे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं, टर्शियरी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कोई भी हमारे पास टाइप है तो ये हमेशा किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। अब ये कह सकते हो कि भाई प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन के नेम्स क्यों दिए गए हैं? सबके अंदर जब अमाइनो एसिड मौजूद है तो इनकी ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई है? तो ये बात ध्यान में रखना कि हर प्रोटीन की टाइप के अंदर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड नंबर 2 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक होता है। अब जो आप लोग की प्रोटीन प्राइमरी है उसके अंदर जो है इसके आगे कितनी सारी टाइप्स है? ठीक है ना, इसके आगे जितनी भी टाइप्स हमारे पास बनेंगी उसके अंदर क्या होगी? अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होगी, उसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद क्या होगी? और होगी। अब जो सेकेंडरी प्रोटीन इसके आगे जितनी और जो है वो क्लासिफिकेशन आएगी कि ये वाली प्रोटीन सेकेंडरी है, ये वाली प्रोटीन सेकेंडरी है, ये भी प्रोटीन सेकेंडरी है, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद और उसकी जुड़ने का तरीका भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। अब ये बात ना तुम करो, अब प्राइमरी प्रोटीन की फॉर एग्जांपल आप लोग इसके अंदर 100 टाइप्स की प्रोटीन्स आती हैं, तो हर प्रोटीन के अंदर इसके अंदर ठीक है ना, ये तक बात है कि इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा चेन बनती है। ये अलग बात आ रही है जिसकी बेस पर हम ये बात इसकी बयान करते हैं। लेकिन मैं बता रहा ये चारों चाहे प्राइमरी प्रोटीन की 100 टाइप्स भी हैं तो उस हर टाइप के अंदर जो है वो अरेंजमेंट क्या होगी? और होगी, और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स भी क्या होंगे? और होंगे। इसके अंदर जितनी भी टाइप्स आएंगी उसके अंदर भी अरेंजमेंट अमाइनो एसिड और होगी और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी क्या होगा? और होगी। तो हर कोई भी प्रोटीन है, चाहे तीनों में से कोई भी प्रोटीन है, हर प्रोटीन के अंदर जो है बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं खास तरीका से और खास तादाद से तो फिर हमारे पास क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस तरह आप लोग के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, बायोकैटालिस्ट है, आप कुछ भी इनको एक दूसरे में कह सकते हो, सब प्रोटीन्स हैं। ये सभी आप लोग ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप लोग अब जैसे मैंने बताया है कि हमारा बायोलॉजी में ये भी एक एंजाइम प्रोटीन है, तो इसके अंदर क्या है? तादाद स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड की और तरीकाकार इसका खास तरीकाकार जिससे ये जुड़ते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो एंजाइम्स या बायोकैटालिस्ट होते हैं
हर एंजाइम में बायोकैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी जो कैटालिस्ट है वो एंजाइम में बायोकैटालिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या आगे जाकर इसमें बहस करूंगा कि भाई ये क्यों हो सकते हैं वो क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जस्ट तुम लोगों को सिंपल जो है डिफरेंस बताया है कि एक ही हमारे पास एंजाइम में बायोकैटालिस्ट जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं और कैटालिस्ट हमेशा क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ये हमारे पास हमेशा ये होते हैं और ये वाले कभी ये वाले नहीं हो सकते। आगे समझ यहां तक मेरी बात सबको। तो तमाम मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एटम्स जो कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उसके अंदर खुद इस्तेमाल नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम या बायोकैटालिस्ट। और ये डेफिनेशन इसमें भी यही होगी, लेकिन फर्क मैंने आपको बता दिया कि दोनों के अंदर क्या फर्क है। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि जो एंजाइम्स हैं, यानी कि जो मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, यहां सिंपल मैंने आपको ये बात की है कि ये भी हमारे पास एमाइलेज क्या है, एंजाइम है। तो आखिरकार ये एंजाइम जो होता है ये बनता, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि प्रोटीन के 3 टाइप्स हैं। तो एंजाइम्स के अंदर कौन सी प्रोटीन की टाइप पाई जाती है, तो ये एंजाइम हमारे पास जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, और जितनी प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं वो उसके अंदर जो प्रोटीन की टाइप है वह है ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्रोटीन है। ठीक है, तो जितने एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी होती है। अब ग्लोबुलर जो है ये ऐसी प्रोटीन्स होती है कि जो 3 डायमेंशन बनाती है, यानी ये प्रोटीन का जब भी तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें कितनी डायमेंशंस बनेगी, 3 डायमेंशंस बनेगी। इस वजह से जो एंजाइम्स हैं ये भी हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, तो लिहाजा एंजाइम का स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, 3D हुआ, 3 डायमेंशन हुआ। अब 3 डायमेंशन कैसे है, अब तुम लोगों का एंजाइम होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पहचान हो लोगों को। मैं फिर बता रहा हूं कि एंजाइम के अंदर कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है हमारे पास ये कौन सी प्रोटीन है, आपकी प्राइमरी प्रोटीन है, और प्राइमरी जितनी प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसके अंदर इस प्राइमरी प्रोटीन में जो भी प्रोटीन या आपका एंजाइम आएगा वो सब के सब ग्लोबुलर प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। ये यहां तक क्वेश्चन सारा बनेगा। ठीक है, ये तुम लोग को 3 मैंने पार्ट्स दिखा लिए हैं। इसमें ये वाला हिस्सा छोटा सा हिस्सा बिल्कुल होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। और जो सबसे बड़ा पार्ट एंजाइम का होता है वो ये नीचे वाला होता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये जो आप लोगों ने रेड क्वेश्चन दिखाया है ये हिस्सा हमारे पास कहलाता है कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। समझ आ गई सबको इस बात की। मैं भी बता रहा हूं कि एंजाइम हमारे पास किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं, और जितनी भी प्राइमरी प्रोटीन्स हैं वो इस ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब हुआ कि एंजाइम का स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, 3 डायमेंशन हुआ। एक इसका पोर्शन एक्टिव साइट कहलाता है, एक कोफैक्टर कहलाता है, और एक एंजाइम मॉलिक्यूल कहलाता है। ये 3 डायमेंशंस का एंजाइम का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इसका फंक्शन क्या है। इन तीनों के फंक्शंस को बयान करने से पहले यहां पर मैं एक टर्म बयान करना चाहता हूं, सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट के बारे में, फिर वो वजाहत हो जाएगी इसको। सबस्ट्रेट क्या होती है? मॉलिक्यूल कंपाउंड on which enzyme work। ये वो मॉलिक्यूल है या वो कंपाउंड है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि तुम्हारा जो साइवा है वो किसको डाइजेस्ट करता है? शुगर को। शुगर के ऊपर वर्क कौन कर रहा है? इमाइलेज। तो अब शुगर हमारे पास जिस पर ये काम करता है उसको क्या करता है? सेमी डाइजेस्ट। तो शुगर यहां पर हमारे पास क्या हो गई? सबस्ट्रेट हो गई। जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो केमिकल रिएक्शन जिस चीज पर हो रहा होता है वो चीज बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। या सिंपल वर्ड्स में मैं इसको क्या बोल सकता हूं? रिएक्टेंट्स। क्या बोल सकता हूं? रिएक्टेंट। यानी जो जिन पर रिएक्शन हो रहा है, जिनके जरिए रिएक्शन करवाया जा रहा है या जिस पर रिएक्शन हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जिस पर एंजाइम काम करता है, काम करता है। जैसे हमने शुगर बता दी है, ऐसे जैसे आप प्रोटीन खाते हो, गोश्त खाते हो, दालें खाते हो, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है? जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है। तो गैस्ट्रिक जूस किस पर काम कर रहा है? प्रोटीन्स पर। तो प्रोटीन हमारे पास क्या कहलाएगी? सबस्ट्रेट कहलाएगी। जो जो आप खुराक खा रहे हो, ठीक है ना, हर जो तुम्हारी फूड है कुदरत ने उसके लिए अलग अलग एंजाइम बनाया है कि प्रोटीन खा रहे हो उसको ये एंजाइम करेगा, लिपिड्स खा रहे हो उसको ये एंजाइम करेगा, शुगर खा रहे हो उसको ये एंजाइम करेगा। अब जो जो आप खुराक ले रहे हो, खुराक के लिए, हर रिएक्शन के लिए खुदा ने या कुदरत ने अलग अलग एंजाइम बनाए हैं। तो जो भी चीज आप खाते हो वो आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होती है। तो वही चीज जो आप खा रहे हो उसको हम किस फॉर्म में ले लेंगे? सबस्ट्रेट के फॉर्म में लेंगे। आगे से कोई समझ की बात थी? अब सबस्ट्रेट को ऊपर एंजाइम में काम करना होता है, तो लिहाजा सबस्ट्रेट को कोई ऐसी जगह चाहिए कि वहां पर जाके वो लगे, वो एंजाइम इस पर काम करे। तो एंजाइम का वो पोर्शन जिस पर आके सबस्ट्रेट जुड़ती है, यहां पर आके हमेशा क्या जुड़ती है? सबस्ट्रेट जुड़ती है, ठीक है ना। वो जगह जहां आके एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ जाती है ताकि एंजाइम इस पर काम करे, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये सारा एंजाइम मॉलिक्यूल होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर वर्क करके और इसको नई चीज में, यानी केमिस्ट्री में जो नई चीज बनेगी उसे तुम कंपाउंड बोल दोगे। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जो आपके रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, जब इस पर एंजाइम काम कर देगा, एंजाइम मॉलिक्यूल काम करेगा, तो उसको करने के बाद जो चीज आपको हासिल होगी तो वही सबस्ट्रेट आपकी कहलाएगी प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में भी यही है ना कि वो हमारे पास जो चीज रिएक्शन के बाद हासिल होती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। सेम है, जब एंजाइम मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के अंदर जब कोई सबस्ट्रेट आती है तो एंजाइम मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाता है, इस पर काम करके उसको चेंज कर देता है एक नई चीज के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। आखिरकार एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, तो कैसे जुड़ता है? तो उसको जोड़ने में हेल्प कौन करता है? कोफैक्टर करता है। अब जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसके मैंने शुरू में बताइएगा कि जितने एंजाइम है वो कैटालिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास है। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मजीद इसके बारे में